दे आर आइदर इन रिलेटिव मोशन, दे आर आइदर इन रिलेटिव मोशन, मतलब उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा हो, दे आर आइदर इन रिलेटिव मोशन, आर हैविंग टेंडेंसी टू, ओ आर हैविंग टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन, आर हैविंग टेंडेंसी टू relative motion, are having tendency to relative motion, are having tendency to relative motion, या तो बेटा उनमें रिलेटिव मोशन हो रहा हो या तो उनमें क्या हो फिर टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन का। जैसे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, कॉपी तो बेटा जैसे सपोज एक कॉपी है, अगर ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ तो थोड़ा सा इंक्लाइंड सरफेस है, अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है तो बेटा इसमें अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब मोशन की टेंडेंसी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे क्या, वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। मतलब फ्रिक्शन तभी डेवलप होगा जब वो चल रहा हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, या चलने की क्या हो, टेंडेंसी हो। उस कंडीशन में जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होता है उसी को आप नाम देते हैं क्या, फ्रिक्शन कहते हैं। हिंदी में पढ़ा होगा घर्षण उसी कहते हैं। ठीक, अब कंडीशन क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए, ये टर्म्स आपको आएंगे। जैसे कोई बॉडी आपको रखा गया बेटा, तो इसका वेट जो आपका होता है क्या होगा, वेट जो होता है वो ऑलवेज कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड। कहीं भी किसी भी सरफेस पे अगर किसी बॉडी को आप रखेंगे तो उसका वेट जो होता है वो ऑलवेज किधर काम करेगा, डाउनवर्ड काम करता है। एनी बॉडी एनी सरफेस पे अगर रखी गई है तो उस केस में उसका जो वेट आपका होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड काम करेगा, और यही रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू क्या, रिएक्शन फोर्स। ये हमेशा रिएक्शन फोर्स से क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो वेट आर जो है वो mg के इक्वल है, आर की वैल्यू जो होगी क्या होगी, mg के इक्वल होगी। अगर यहाँ पे कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया, अभी जो सरफेस हमारा है रफ है, कैसा है बेटा, रफ सरफेस है। अगर रफ सरफेस पे रखा गया है, ठीक, रफ मतलब खुरदुरा, अगर रफ सरफेस पे है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो क्या इसमें मोशन की टेंडेंसी होगी क्या, अभी यही मोशन करेगा। अभी मोशन हो रहे हैं, अभी नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो बाहर से हमने फोर्स लगाया और ना ही इसका वेट का कोई कंपोनेंट है जो इसे मूव कराने की टेंडेंसी रखे। ठीक, तो यहाँ पे मोशन आपका नहीं होगा, और मोशन नहीं होगा तो आपका एफ की वैल्यू क्या है, अगर 0 है, या एक्सटर्नल अगर 0 है, यानी जिसकी वजह से बॉडी में मोशन होने की टेंडेंसी होती वो अगर 0 है, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका स्मॉल या इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर, या इसी को म्यू इंटू एन कहते हैं बेटा। यही आर जो है एन के बराबर होगा, और ऑब्जेक्ट जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा जाता है तो आर की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज एमजी के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल अगर सरफेस रेस्ट में है, सरफेस कैसा है बेटा, रेस्ट में है और हॉरिजॉन्टल है, तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू जो होगी वो एमजी के क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। आर की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल होगा, आपका एमजी के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो वैल्यू आपकी होगी आर की वैल्यू यहाँ पे ऑलवेज एमजी के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये कैसा है आपका, रेस्ट में है, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन नहीं हो रहा है। तो अगर इसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आर की जो वैल्यू होगी वो एमजी के बराबर होगा। अब थोड़ा सा हम लोग पहले नॉर्मल फोर्स रिएक्शन फोर्स पढ़ लेते हैं, तब इसको हम बताते हैं फ्रिक्शन को, क्योंकि अभी बार बार जरूरत पड़ेगी तो बार बार अलग अलग बताना पड़ेगा। तो ये आर रिएक्शन फोर्स, या इसे को हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं बेटा। प्रतिक्रिया बल हिंदी में पढ़ा होगा, प्रतिक्रिया बल। ठीक, तो उस केस में वो आर की वैल्यू जो होगी एमजी के बराबर हो गया। दूसरा कंडीशन, अगर इंक्लाइन सरफेस पे रखा गया है, किस पे, इस फ्रिक्शन में दो टाइप के सरफेस हम लोग डिस्कस करेंगे, एक रफ हॉरिजॉन्टल, दूसरा हमारा हो गया इंक्लाइंड। ठीक, अभी लास्ट में एक चीज और याद दिला दीजिएगा, आपको लिफ्ट कंडीशन एक बनता है, ठीक, वो भी बता देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर इंक्लाइंड सरफेस पे आपने रखा है तो इसका वेट जो होगा वो एमजी किधर काम करेगा, डाउनवर्ड। वेट ऑलवेज कहीं भी रखा गया बेटा, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, इंक्लाइंड सरफेस हो, एनी सरफेस हो, आपका वेट जो होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड ही काम करेगा। ठीक है, तो वेट आपका डाउनवर्ड हो गया। अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की वैल्यू आपकी थीटा है, इफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विल बी कितना, थीटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की वैल्यू थीटा है बेटा, तो यहाँ पे इसके वेट के दो कंपोनेंट हम लोग रिजॉल्व करेंगे, एक आपका इनवर्ट द प्लेन और एक पैरेलल टू द प्लेन होगा। ठीक, याद रखना, जब ये थीटा अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है तो यहाँ पे भी एंगल की वैल्यू क्या होगी, थीटा ही होगी। यहाँ पे भी क्या वैल्यू जो आपका होगा, ये आपका जो वैल्यू बनेगा ये भी हमारा क्या आएगा बेटा, थीटा ही आएगा। और
थीटा वेक्टर पढ़ाए होंगे सर ने। थीटा का किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं तो थीटा के साइड का कंपोनेंट साइन होता है या कॉस? याद रखेंगे, थीटा के साइड का कंपोनेंट कॉस होगा, थीटा के अपोजिट जो होगा वो साइन होता है। यानी थीटा के साइड का जो कंपोनेंट होगा वो ऑलवेज आप कॉस लेंगे, थीटा के जो अपोजिट होगा वो ऑलवेज क्या लेंगे? साइन लेंगे। तो यहाँ पे इधर का जो कंपोनेंट आपका होगा बेटा ये mg cos थीटा होगा और इधर वाला जो होगा वो mg sin थीटा होगा। mg sin थीटा और mg cos थीटा, तो ये कंपोनेंट हमारे यहाँ से रिजॉल्व होते हैं। एक mg sin थीटा होगा बेटा, दूसरा हमारा mg क्या हो गया? cos थीटा हो गया। तो दो कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर इस सरफेस पे रखा था तो इसको मूव कराने की टेंडेंसी थी किसी फोर्स की क्या? अगर बाहर से इस कंडीशन में हमने फोर्स नहीं लगाया, अगर सपोज दैट इस कंडीशन में आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, तो क्या इस ब्लॉक की टेंडेंसी आपकी मूव करने की है कि नहीं बेटा? इस केस में आपका क्या टेंडेंसी आपका मूव करने का है? अभी नहीं है, मूव करने की टेंडेंसी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। बट यहाँ पे जरा देखो, जो फोर्स आपका है कौन सा है? जो फोर्स है वेट के दो कंपोनेंट हम लोगों ने लिखा, एक हमारा हो गया mg cos थीटा, एक हो गया mg sin थीटा। जो mg sin थीटा ये किधर की तरफ लग रहा है? along द प्लेन डाउनवर्ड। मतलब इसकी वजह से जो बॉडी होगा, जो ब्लॉक होगा आपका क्या करेगा? वो नीचे आना चाहेगा। जैसे आपका कोई कॉइन ले लो या कुछ ले लीजिए, बुक दो बेटा, मान लो कॉपी है ना, डस्टर है, हमने ऐसे रखा बेटा हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, इसका वेट केवल डाउनवर्ड काम कर रहा है, बट इसको मूव कराने के लिए, खिसकाने के लिए कोई फोर्स अभी नहीं लग रहा है। लेकिन अगर इसी को हमने क्या किया, ऐसे रख के, ठीक, अब ऐसे रख के इंक्लाइन कर दिया, अब इंक्लाइन किया तो वेट का एक डाउनवर्ड कंपोनेंट लग रहा है, लेकिन अभी जो फोर्स लग रहा है ना वो सफिशिएंट नहीं है इसे नीचे ले जाने के लिए। लेकिन देखो थोड़ा सा और टेढ़ा किया हमने, क्या किया, ये नीचे आने लगा। मतलब अगर कंडीशन क्या बन रहा है कि जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तब तो बॉडी नीचे आएगी। अगर फ्रिक्शन से कम होगा तो नीचे नहीं आएगा। अब कंडीशन क्या हो गया, ये जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है इस ब्लॉक पे लगने वाला, ये जो डाउनवर्ड कंपोनेंट इस ब्लॉक पे लगने वाला है, इसकी वजह से इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड मोशन की है। और जब डाउनवर्ड मोशन की होगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा किधर की तरफ लगेगा? हमेशा बेटा फ्रिक्शन का काम होता है मोशन का अपोज करना। फ्रिक्शन का काम क्या है? मोशन का अपोज करना। बॉडी अगर मूव कर रही है, जिस भी डायरेक्शन में मूव करनेगी, हमेशा उसका वो अपोज करता है। जैसे अगर बॉडी हमारी नीचे की तरफ आना चाह रही है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, बॉडी को अगर ऊपर आप खींच के ले जा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे। ये ऑटो एडजस्टेबल फोर्स होता है। कैसा होता है? इट इज ऑटो एडजस्टेबल फोर्स। मतलब ये खुद एडजस्ट होता है, खुद से क्या होता है आपका? एडजस्ट होता है, ठीक। तो उस कंडीशन में इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग क्या? ऑटो एडजस्टेबल फोर्स, ठीक। वो हमेशा मोशन का अपोज करेगा। मोशन जिधर की तरफ ही होना होगा तो उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। जितना बॉडी मूव करना चाहेगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? वो डेवलप होगा। तो यहाँ मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, इसका मतलब अगर कहा इस केस में फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा तो आप बोलोगे ऊपर की तरफ। अब बात आ रहा है रिएक्शन फोर्स यहाँ कितना होगा? आर की जो वैल्यू इस केस में होगा वो mg के बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा या mg cos थीटा के बराबर होगा? इस कंडीशन में आर की वैल्यू कितनी होगी? हाथ उठाओ। इस केस में, सेकंड केस में आर की वैल्यू कितना होगा? mg के इक्वल mg cos थीटा mg sin थीटा। हाथ उठाइए, सबसे ऊपर हाथ उठता है जी। हाँ जी, कौन कौन? हाँ, mg sin थीटा। चलिए बैठे आप। mg sin थीटा आप हाथ उठाया था? नहीं। और इधर कौन हाथ उठाया था? हाँ जी, mg cos थीटा। आप? mg sin थीटा। बैठिए। और कोई बेटा? आर की वैल्यू यहाँ क्या ली जाएगी? mg sin थीटा, mg cos थीटा या mg cos थीटा? याद रखेंगे आर क्या था? वेट का कौन सा कंपोनेंट है? डाउनवर्ड, जो प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड कंपोनेंट होता है वो रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा। जो सरफेस है ना उसमें अंदर की तरफ जो आपका वेट का कंपोनेंट लग रहा है वो रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो अंदर की तरफ mg sin थीटा लग रहा है कि mg cos थीटा जी? कौन सा? mg cos थीटा। तो रिएक्शन फोर्स mg sin थीटा कैसे होगा भाई? हाँ देखिए,
अरे mg sin थीटा तो इससे मूव कराना चाहेगा बेटा, वो मोशन के लिए रिस्पांसिबल होगा, वो फ्रिक्शन के लिए नहीं रिस्पांसिबल है। ठीक, mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे की तरफ ले आएगा। ठीक, mg cos थीटा जो आपका है, इसकी वजह से जो आपका क्या फ्रिक्शन डेवलप होगा वो उसे रोकेगा। ठीक, तो ऐसे सीधे कर लो, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स हमेशा वेट के क्या प्लेन के परपेंडिकुलरली जो इनवर्ड कंपोनेंट आपका होगा उसके क्या होता है बराबर होता है, या जो भी फोर्स आपका इनवर्ड लग रहा है प्लेन पे उसके बराबर होगा। जैसे यहाँ वेट की बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से फोर्स लगे तो उसके वो बराबर होता है। ठीक, तो आर की वैल्यू जो होगी वो mg cos थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, mg cos थीटा के बराबर होगा नॉट sin थीटा, याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आर विल बी इक्वल टू कितना mg cos थीटा। तो इसी को हम लोग रिएक्शन फोर्स कह लेते हैं बेटा, क्या कहेंगे इसे, रिएक्शन फोर्स कह लेते हैं। ठीक, तो अपने यहाँ अभी जब हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन की तो मेनली दो सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, दूसरा इंक्लाइन सरफेस पे हो। ठीक है, तो जहाँ लिखा है ना वहीं पे आप ऐसे कर लीजिएगा, क्या लिखा है, इसका फ्रिक्शन फोर्स नीचे लिखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय रिलेशन, जनरल जो फार्मूला बनेगा बेटा, हाँ वहीं नीचे लिख दो, फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय इक्वेशन। अब अलग अलग केस में अलग अलग बनेगा, जनरल जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं गिवन बाय इक्वेशन, जो बेसिक रिलेशन होता है बेटा, बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं F इक्वल टू म्यू इंटू आर। सबसे प्राइमरी जो रिलेशन बनता है F इक्वल टू म्यू इंटू आर। अब यहाँ पे जो फार्मूला फिलहाल डिस्क्राइब होगा डिफरेंट केसेस में आपके डिफरेंट होंगे। ठीक, म्यू इंटू आर या म्यू इंटू एन भी हम लोग कह सकते हैं, आर या एन रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे वेयर F क्या हो गया बेटा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स जो भी कह लीजिए आप, दोनों बोला जाता है। ठीक, म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, आर होता है रिएक्शन फोर्स, आर क्या है, रिएक्शन फोर्स। ये हमारे डिफरेंट क्या होते हैं फोर्सेस होंगे, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, देखिए अभी ये लिखिएगा, अभी लिख लीजिए इसको, फिर अलग अलग कंडीशन में फिर अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, हाँ बेटा, नॉर्मल रिएक्शन उसी को आल्सो कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, ये जो रिएक्शन फोर्स लिखा है ना आल्सो इसे कॉल्ड क्या, नॉर्मल रिएक्शन। उसी को एन से भी दिखाते, देखो यहाँ लिखा है आर या एन। ठीक, उसी को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कह लेते हैं। हाँ बेटा, हो गया। अब वही नीचे जो है ऐसे डायग्राम बनाइए। ठीक, और लिख लीजिए यहाँ पे अगर फ्रिक्शन की बात करेंगे F इक्वल टू कितना है, अभी कोई फोर्स बाहर से नहीं लगाया गया, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसकी मोशन की टेंडेंसी होगी नहीं बेटा, और जब तक मोशन की टेंडेंसी नहीं होगी तब तक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। भाई टेंडेंसी जैसे मान लो हम इनको खींच रहे हैं, खींचेंगे तभी तो अपोज करेंगे, खींचा ही नहीं तो अपोजिशन क्या होगा, जीरो होगा। तो कंडीशन क्या होता है
कि अगर आपका वहां पे बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 रहेगी। ठीक, साइन हो गया सबका बेटा? हो गया? आप लोग इधर दे दो बेटा, उस साइड में पास कर दे करके। कोफिशिएंट ऑफ क्या अरे एक मिनट क्यों यार, यहाँ विस्कोसिटी कहाँ गई जी? फ्रिक्शन है भाई। विस्कोसिटी हम लोग जब क्या लिक्विड के केस में कहेंगे तब उस केस में हम बोलेंगे यार। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के नॉट विस्कोसिटी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक हिंदी में पढ़ा होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और यही जब लिक्विड लेयर के बीच में कहते हैं तो वहां पे आपका जब लिखा जाता है तो कोफिशिएंट ईटा से दिखाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वहां कहते हैं। हो गया? क्लियर? चलिए ठीक। तो रिएक्शन फोर्स अगर यहाँ पे हम लोग बात कर ले बेटा ऐसे जनरल में, इस केस में यहीं पे अगर लिख ले पहले केस के नीचे, इफ एफ एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगने वाला जो फोर्स है इसकी वैल्यू 0 हो, देन फ्रिक्शन फोर्स, जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा बेटा, स्मॉल एफ की वैल्यू क्या होगी 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स जो आपका है बेटा, यहाँ पे कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाए, इस पे कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है, तो उस केस में यहाँ पे इस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 होगी। बट यहाँ पे अगर बाहर से बल हम नहीं लगा रहे हैं तो क्या इस केस में फ्रिक्शन 0 होगा? इस केस में क्या फ्रिक्शन 0 होगा? सेकेंड केस में यहाँ पे फ्रिक्शन 0 नहीं होगा क्योंकि ये रफ सरफेसेज हैं बेटा। ये कैसा सरफेस है? अभी इस चैप्टर में हम हर जगह रफ की बात करेंगे, पीछे वाले हर जगह स्मूथ की बात करते थे। अभी इसमें हर जगह क्या करेंगे हम लोग? रफ सरफेस की बात करेंगे। जहां स्मूथ बोलेंगे वहीं स्मूथ आप कंसीडर करिएगा। ठीक, तो कंडीशन क्या होगा आपका यहाँ पे? अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स की बात करोगे यहाँ पे बेटा, तो आपका आएगा F इक्वल टू म्यू इंटू आर। और देखो आर की वैल्यू किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा म्यू इंटू mg cos थीटा हो जाएगा। F की जो वैल्यू होगी म्यू इंटू mg cos थीटा के बराबर होगा। F की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू इंटू mg cos थीटा हो गया। तो यहाँ से दिखा देते बेटा फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी म्यू इंटू mg cos थीटा के क्या होगा? इक्वल होगा। तो डिनोट कर लीजिएगा। अब हम अलग अलग कंडीशन बनाएंगे, उसके लिए क्या फ्रिक्शन के फार्मूले बनेंगे वहीं नीचे लिख लेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा आप देख लो, जो फ्रिक्शन होता है उसे हम लोग टाइप्स में जब बांटते हैं तो आपने पढ़ा होगा क्या? स्टैटिक, दूसरा काइनेटिक। ठीक, अगर फ्रिक्शन फोर्स जो आपका होते हैं स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग वगैरह डिस्कस करते हैं। ठीक, तो क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे बेटा, फिर आगे हेडिंग सब हेडिंग कर लो बेटा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन,
टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, एक कहते हैं हम लोग बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, और एक कहेंगे काइनेटिक। पहले हम लोग दोनों डिस्कस करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बोला जाता है किसी भी बॉडी पे लगने वाला वो अपोजिट फोर्स जो बॉडी के क्या मोशन स्टार्ट होने से पहले तक लगता है। मतलब जब तक बॉडी में मोशन स्टार्ट नहीं हुआ उससे बिफोर तक जो क्या क्या अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है उसे को आप स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। जैसे ये ब्लॉक है, मान लो बेटा, हमने इस पे फोर्स लगाया, ठीक, पुलिंग फोर्स लगाया, मास सपोज दैट आपका m था, तो वेट कितना हो जाएगा? mj के बराबर होगा। और ये रिएक्शन फोर्स r के बराबर हो जाएगा। r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? mg के बराबर होगी। f जो हो गया यहाँ पे क्या, अब फ्रिक्शन, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू है, सपोज दैट बोथ सरफेसेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है। तो यहाँ पे जो आप करेंगे, जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा डेवलप होगा बेटा, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। किधर होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि मोशन इधर हो रहा है तो रोकने के लिए किधर लगेगा? बैक साइड में लगेगा। रोकने के लिए किधर लगेगा बेटा? बैक साइड में लगेगा। तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा डेवलप होगा, अभी अगर मोशन की वैल्यू यानी कि a इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, अगर वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर ये दोनों 0 0 आपका हो रहा है, सिंपली कह लो अगर v की वैल्यू 0 है, रेस्ट में होने के लिए अगर v की वैल्यू हमारे 0 है तो v की वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब ये स्टैटिक कंडीशन में है। अभी मोशन क्या इस ब्लॉक में स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे हम इसको खींच रहे हैं, इसको खींचा चला क्या? अभी नहीं चला, अभी नहीं चला, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? हम जितना बल लगा रहे हैं उधर अपोजिट डायरेक्शन में उतना फोर्स लग रहा है। जितना हम लोग फोर्स अपने साइड में लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में उतना फोर्स क्या हो रहा है? उस पर डेवलप हो रहा है। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में उतना फोर्स डेवलप हो रहा है, तो उस केस में ये कैसे है? रेस्ट में है। कैसा है ये? रेस्ट में है। इसका मतलब अपोजिट जो फोर्स डेवलप होगा उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। अभी क्या बोलेंगे बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। बट अगर इसमें हमने और पुल कर दिया, देखो खींचा आया हमारी तरफ, तो जब ये मोशन स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा तब उसे हम लोग कह लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे उसे? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जब तक बॉडी बेटा रेस्ट में है, ये किस कंडीशन में है? जब तक बॉडी आपका रेस्ट में है तब तक जो म्यू होता है उसे हम लोग म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू एस से। और जब हम लोग बात करेंगे यहीं पे अभी आगे काइनेटिक फ्रिक्शन का, किसका बात करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे बेटा। तो इस केस में जो ब्लॉक आपका है, सपोज दैट m मास का ही ब्लॉक है, मास आपका m है, वेट कितना होगा? mg होगा, रिएक्शन फोर्स आपका r होगा, हमने फोर्स यहाँ पे f अप्लाई किया, तो इस पे अपोजिंग जो फोर्स आपका डेवलप होगा, यहाँ पे जो अपोजिट फोर्स डेवलप होगा बेटा, उसके इस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे जब तक ये रेस्ट में होने के लिए F will be less than or equal to स्मॉल f, मतलब उसे रेस्ट में बने रहने के लिए जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से कम होगा या तो उसके बराबर होगा। जैसे मान लो ये लोग बैठे हुए हैं तो इनकी तरफ, इनकी वजह से फ्रिक्शन उधर डेवलप हो रहा है, हम इसे पुल कर रहे हैं, खींचा नहीं ना। इसका मतलब अभी जो हमने फोर्स लगाया या तो इन लोगों की वजह से जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है उससे कम है, या तो मैक्सिमम लिमिट में क्या होगा? बराबर होगा। तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी मोशन में नहीं होगी। अगर उससे ज्यादा हमने फोर्स लगा दिया तो सिस्टम क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। अगर फोर्स आप उससे ज्यादा लगा देंगे तो क्या करेगा? उसमें मोशन आपका डेवलप हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा आप अप्लाई करेंगे तो मोशन क्या होगा? आपका डेवलप हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका यहाँ पे होता है कि इफ F इक्वल और लेस देन F, ठीक, देन बॉडी विल बी इन रेस्ट। देन क्या होगा बेटा? बॉडी विल बी इन किस में? रेस्ट, ठीक। उस केस में बॉडी रेस्ट में होगा, ठीक। एंड द फ्रिक्शन फोर्स या द अपोजिट फोर्स डेवलप इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। एंड इन दिस कंडीशन opposite force developed
ये डेवलप्ड है बेटा ऑन द बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा। क्या कहेंगे इसे? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कोई भी बॉडी मोशन होने से पहले, जो उसके मोशन स्टार्ट होने से पहले जो उसमें अपोजिंग फोर्स डेवलप होगा, अपोजिंग टेंडेंसी उसकी होगी, उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। हाथ ऐसे नहीं लगाओ नहीं तो ये दिमाग बंद हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन कह लेंगे। क्या बोलेंगे उसे आप? स्टैटिक फ्रिक्शन कह लेंगे। और जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा तब उसे क्या बोलोगे आप? काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। और याद रखिएगा, किसी भी एक गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस के लिए, किसी भी एक गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस के लिए बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब नहीं समझे? गिवन पेयर का मतलब, जैसे ला बेटा कॉपी दो फिर से। मान लो कॉपी था बेटा, हमने ये डस्टर ले लिया, ठीक। अब इसको, अभी हम इसको पुश कर रहे हैं, अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। अभी हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू आपकी होगी, ठीक, वो जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, जब ये मोशन करने लगेगा उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा उससे कम हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिकली देखे होंगे, कभी कभी गाड़ी वगैरह क्या होती है, स्टार्ट नहीं होती है या फंस जाती है, तो कंडीशन क्या होता है, उसको पहले पुश जब करना शुरू करते हैं ना, कितने ने गाड़ियों को धक्का लगाया है? हाथ उठाओ। गाड़ियों को धक्का कितने लोगों ने उठाया है? अरे सामान्य बात नहीं, गाड़ी खराब हो गई धक्का लगाना ही पड़ेगा यार। तो उसको स्टार्ट करें, आप लोग को चांस कब मिला होगा, क्या हो सकता है आप लोग भी कभी घर में लगा लिया हो, है ना। तो उस केस में क्या होता है, जब गाड़ी हमारी स्टिल कंडीशन में होती है, रुकी होती है, क्या होगी? जब गाड़ी आपकी रुकी होगी उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम उसे पुशअप करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, और जब चलने लगता है ना तो रिलेटिवली आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है। एक कंडीशन। दूसरी, साइकिल अगर आपने चलाया है, कितना साइकिल चला लेते हो? हाथ उठाओ। साइकिल हमें लगता है एटलीस्ट सब लोग, आप नहीं चला पाते, तो हाथ उठाओ ना। मतलब हर चीज़ में शर्म आती है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, ठीक, कि अगर आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं बेटा, तो पहले देखो पैडल पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे आप बाइक चलाते हो तो वही एक्सीलेट कर दिया, पता नहीं चला फोर्स कितना लगा। लेकिन जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या करता है, आपको पैडल पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जब रोड पे चलने लगता है तो एक कांस्टेंट फोर्स हम लगाते रहते हैं, आराम से वो चलता रहता है, ठीक। तो कंडीशन ऐसे यहाँ पे भी होता है कि किसी भी बॉडी को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्ट होते समय जो अपोजिंग फोर्स लगेगा, ठीक, वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मोशन, वो क्या कहलाएगा हमारा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन, अनदर टर्म देते हैं आप लिमिटिंग। हिंदी वालों ने पढ़ा होगा बेटा सीमांत घर्षण, सुना है कभी? ठीक, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या? सीमांत घर्षण, यानी कि घर्षण बल का अधिकतम मान, ठीक। तो उसी को आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कह लेंगे, ठीक है। और जब मोशन स्टार्ट हो जाता है उस केस में क्या करेगा, उस वहां पे जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होगा उसे आप कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे उसे? काइनेटिक फ्रिक्शन। हिंदी में कहते हैं गतिक घर्षण, बोलते हैं जी, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की जब बात हम लोग करेंगे, इसे लिख रहे हैं एफएस से। एफएस इक्वल टू होता है बेटा म्यूएस इंटू आर। एफएस की वैल्यू क्या होगी? म्यूएस इंटू आर के बराबर होगा। और जब हम लोग काइनेटिक की बात की, अगर मोशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, बी नॉट इक्वल टू 0, बॉडी मूव करने लगी, और बॉडी मूव तब करेगी जब एफ ग्रेटर देन स्मॉल एफ हो, यानी एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो स्मॉल एफ से कैसा हो जाए बेटा? ज्यादा। अभी दिखाएंगे, अभी रुक जाओ, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू है अगर आपका स्मॉल एफ से ज्यादा है, यानी फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो ये बॉडी मोशन क्या करेगा बेटा? स्टार्ट। ये एफ है, ये नहीं है, तो उस केस में बॉडी मोशन क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा। और जब स्टार्ट कर देगा तो वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं होगी। भाई मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा ना, तो वेलोसिटी उसका जीरो नहीं होगा। और जब वेलोसिटी जीरो नहीं होगा उस समय जो अपोजिंग फोर्स लगता है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं एफ के। क्या बोलेंगे इसे? एफ के। जैसे यहाँ पे जब अभी नहीं चला था, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल क्या था? लेस देन एफ मैक्सिमम। लेस देन क्या है? एफ मैक्सिमम है। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से आपका कम है, तब उस कंडीशन में यहाँ जो डेवलप होगा उसे हम लोग एफ स्टैटिक कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। और जब चलने लगा तो उसे क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। समझ गया दोनों मंत्र? मतलब किसी बॉडी में अगर मोशन बेटा स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन मोशन करने की टेंडेंसी है, तो उस समय जो उसमें अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। और जब बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर देगा उस समय जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होगा उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे।
तो यहाँ पे Fk की वैल्यू, ठीक, इन दिस कंडीशन बाद क्या कंडीशन अपोजिट फोर्स डेवलप ऑन द बॉडी इज कॉल्ड क्या स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पे जो कंडीशन आपका होगा इफ F एक्सटर्नल ग्रेटर देन क्या F, देन बॉडी स्टार्ट मोशन। ऐसे कंडीशन में बॉडी क्या करेगा बेटा, मोशन स्टार्ट करेगा, देन बॉडी स्टार्ट मोशन, ठीक, एंड द अपोजिट फोर्स डेवलप्ड ऑन द किस पे बॉडी, ये दोनों सरफेस म्यूचुअल कांटेक्ट की वजह से होता है, ऑन द बॉडी इज कॉल्ड क्या, कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे उसे, काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पे इसको दिखाते बेटा Fk से, Fk इक्वल टू होगा म्यू इंटू आर, Fk का वैल्यू क्या होगा म्यू इंटू आर। और किसी भी दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए, किसी भी गिवन कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए, ठीक, जो आपका म्यूएस की वैल्यू होती है, म्यूएस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा, म्यूएस की वैल्यू है जो है वो ऑलवेज म्यूके से ज़्यादा होती है। और जब म्यूएस म्यूके से ज़्यादा होगा, सिंस फॉर टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, सिंस फॉर पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, या तो इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए बेटा, क्या लिखा था आपने, स्टैटिक फ्रिक्शन लिखिएगा, द अपोजिंग फोर्स डेवलप ऑन ए बॉडी when opposite force develop on a body when it having tendency to start motion, it having tendency to start motion, ठीक, जब तक उसमें क्या मोशन स्टार्ट होने की क्या है बेटा टेंडेंसी, इट हैव टेंडेंसी टू स्टार्ट मोशन। तो उस कंडीशन में जब अपोजिट फोर्स डेवलप होता है उसे को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब ऐसे बना लो बेटा, ठीक, ऐसे पॉइंट करके लिख लो, समझ गया है ना। म्यू एस तो कहेंगे बेटा, अब यहाँ स्पेस थोड़ा कम लो है तो कलर चेंज कर लें, किस कलर का यूज है ये लिख लीजिएगा, वेयर म्यू एस इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे वेयर म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एस हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के हो गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नोट करिए, हाँ, घर्षण गुणांक पढ़ा है, गुणांक जैसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, गतिक घर्षण गुणांक, उसी की हिंदी होती है, ठीक। इस दिन म्यू एस को कहेंगे स्थैतिक घर्षण गुणांक, म्यू को कहेंगे गतिक घर्षण गुणांक। तो उसे आसान इंग्लिश है यार, 2-4 दिन में धीरे सही हो जाता है, ठीक। तो आपको हिंदी वाला टर्म टेढ़ा लगने लगेगा, 2 महीना बाद जो है, जो हिंदी टर्मिनोलॉजी पढ़े हो वो वाला टिप्पा लगने लगता है। आप लोग की छुट्टी 3 बजे होता है बेटा,
अभी इधर वाला लिखना है, ठीक, स्टैटिक वाले पार्ट का डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ पे v इक्वल टू कितना है, 0 है, या तो एक्सटर्नल लेस देन स्मॉल एफ मैक्सिमम है, तो इसका मतलब बॉडी अभी मोशन स्टार्ट नहीं किया है, ठीक। काइनेटिक मत बनाइएगा अभी काइनेटिक कहने उससे पहले लिमिटिंग लिखाएंगे तब काइनेटिक लिखाएंगे। समझने वाला तो छूट गया आपका। हाँ चलिए चलिए जल्दी कर लीजिए। अभी काइनेटिक रुके रहो बेटा, ये पे लिमिटिंग लिखा देंगे तब काइनेटिक लिखिएगा, ठीक। हो गया स्टैटिक, नोट कर लिया यहाँ तक लिखिएगा। उसी में लिख लो नीचे बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग स्टैटिक का ही कैटेगरी है, ठीक, लेकिन जब मैक्सिमम जो वैल्यू होता है उसे लिमिटिंग कहेंगे। लिखिए लिमिटिंग, लोग कहते हैं ना लिमिट को क्रॉस नहीं करिए, जैसे किसी से बहसबाजी हो जाए तो क्या बोलते हैं, लिमिट को मत तोड़िए, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कंडीशन ऐसे यहाँ पे बात है लिमिटिंग, मतलब अगर उससे ज़्यादा लगा दिया तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। लिखिएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, एडिट करो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिखिए, बोले द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ static friction, maximum value of static friction, maximum value of static friction acting on any body या ब्लॉक जो भी कर लो, acting on any body is called its limiting friction, is called limiting friction, सीधे कर लो, is called limiting friction, is called limiting friction। क्या बोलेंगे उससे बेटा, लिमिटिंग। अभी हम आगे नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहे हैं, अभी बैक कर देंगे तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक। उसी को नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। क्या नाम देंगे हम लोग, लिमिटिंग। इसे एफ लिमिटिंग कर देते हैं। एफ लिमिटिंग की जो वैल्यू होती है बेटा, ये एफ एस मैक्सिमम, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा। एफ एस मैक्सिमम यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। और मैक्सिमम जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं ना, वो हमें फार्मूला में मैक्सिमम ही हमेशा देते हैं, यानी म्यू एस इंटू आर। मतलब जो फार्मूले से हम लोग एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर देते हैं, वो हमेशा उस कंडीशन का मैक्सिमम क्या देता है, स्टैटिक फ्रिक्शन देता है वो, ठीक। तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है उसी को हम लोग नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे उसे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ठीक, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कैसी है, ज़्यादा है। ये बेटा पावर कितना बंद किया गया है, माइक का है। चलो देखो, तो अगर आपका क्या अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से या म्यू एस मैक्सिमम से ज़्यादा है, तो बॉडी क्या करेगी, मूव कर जाएगी, उस केस में मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सीधे कह लो, मोशन स्टार्ट करने के लिए जितनी मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लिमिटिंग। उससे ज़्यादा होगा तुरंत क्या करेगा वो, मोशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा आपने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी में मोशन तुरंत बेटा क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जस्ट मोशन स्टार्ट होने की कंडीशन में जो अपोजिंग फोर्स डेवलप हो रहा है उसे लिमिटिंग। तो कई तरीकों से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को आप लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कह लेंगे, हो जाएगा। आप कर लीजिए, तो इस पर क्वेश्चन भी करवा देंगे। चलिए अभी काइनेटिक भी कर लेते तब करवाते हैं, ठीक है। दूसरा लिखिए बेटा,
नोट कर लीजिए इसको। बोले नेक्स्ट, देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन, नेक्स्ट हेडिंग करिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन तब होगा बेटा जब बॉडी में मोशन क्या हो, स्टार्ट हो चुका हो। तो लिखिएगा द अपोजिंग फोर्स डेवलप ऑन ए बॉडी, अपोजिंग फोर्स, द अपोजिंग फोर्स, द अपोजिंग फोर्स डेवलप्ड, opposing force developed on a body, opposing force developed on a body, opposing force developed on a body when body is, when body is under motion, body is under motion, जब बॉडी में आपका क्या हो रहा हो, मोशन हो रहा हो, उस समय जो बेटा अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। यानी कि अगर बॉडी में मोशन हो रहा है उस समय जो अपोजिंग फोर्स आपका डेवलप होता है बॉडी पे, उसी को हम लोग टर्म देते हैं कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। उसी को टर्म देंगे क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया द अपोजिंग फोर्स डेवलप ऑन द बॉडी व्हेन बॉडी इज अंडर मोशन। ठीक, तो देखो पीछे हम लोग ने लिखा था बेटा ये पोर्शन। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। देखो यहाँ v नॉट इक्वल टू 0 है, v नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ है, मतलब मोशन स्टार्ट हो गया। ठीक, जब मोशन स्टार्ट होगा उस समय जो आपको अपोजिंग फोर्स होगा उससे कहेंगे आप। हो गया बेटा, जल्दी करिए। बोले जल्दी करो। नेक्स्ट आंसर लिखिएगा फॉर ए पेयर ऑफ, फॉर ए पेयर ऑफ, फॉर ए, यहाँ तो नोट कर लिया, हो गया नीचे ना, तो लिखिए फॉर ए पेयर ऑफ, फॉर ए पेयर ऑफ
contact surfaces, for a pair of contact surfaces, for a pair of contact surfaces, contact, for a pair of contact surfaces, लिखिएगा म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, म्यू एस की वैल्यू म्यू के से क्या होता है, ज़्यादा होता है, म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, सो एफ एस आल्सो ग्रेटर देन क्या, एफ के। ठीक, मतलब किसी भी गिवन कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज़्यादा होती है, और चूंकि म्यू एस इक्वल टू अगर ज़्यादा है तो एफ एस की वैल्यू म्यू एस इंटू आर होगा। भाई एफ एस की वैल्यू क्या होगा, म्यू एस इंटू आर, और एफ की वैल्यू क्या होगा बेटा, एफ के की वैल्यू म्यू के इंटू क्या होगा, आर। आर तो दोनों कॉमन हो गया ना, तो जिसके लिए म्यू एस ज़्यादा है उसके लिए क्या होगा, क्या एफ की वैल्यू ज़्यादा है। तो म्यू हमारा चूंकि म्यू एस के लिए ज़्यादा होता है तो इसलिए एफ एस की वैल्यू एफ के से ज़्यादा होगा। किसके लिए, किसी गिवन पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। हो जाएगा, नोट कर लीजिए, एफ एस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एफ के हो जाएगा। ठीक, अब इसी पे बेटा एक क्वेश्चन बनता है अच्छा सा, और एक पॉइंट और कलर पेन से लिख लीजिए इसी में। किसी बॉडी को अगर हम लोग पुल करते हैं, क्या करते हैं, अगर किसी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको पुल किया जा रहा है या पुश किया जा रहा है, कुछ भी कह लो, खींचो या धक्का दो, पुल या पुश किया जाए, तो उस केस में उस पर जो लगने वाला क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। जब तक बॉडी में मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब तक बॉडी में मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में जो उस पर डेवलप होने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके बना के लिख लीजिए। ठीक, एरो लगा के लिखिए। लिखिए, बोले, इफ ए बॉडी इज पुट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, if a body is put on rough horizontal surface, if a body is put on a rough horizontal surface, rough horizontal surface, and applied force on the body, applied force on the body will be lesser than limiting friction, will be lesser than limiting friction, will be lesser than limiting friction। हो गया, will be lesser than क्या हो गया बेटा, limiting friction। लिखिएगा, will be lesser than limiting friction। देखिए, then the static friction develop on the body, static friction develop on the body will be always equal to applied force। जरा समझना, जैसे बेटा एक ब्लॉक है, ठीक, सपोज दैट ये 10 kg का है। हमें एक हमने समझा दे रहे हैं, लेके एग्जाम्पल अगला आप लोग करिएगा। ठीक, 10 kg का आपका ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यू एस की वैल्यू इसके लिए 0.4 है, म्यू के की वैल्यू 0.3 है। हमेशा म्यू के लेस देन म्यू एस होगा। ये ऑलवेज किसी भी पेयर ऑफ सरफेस के लिए जब भी स्टडी करेंगे, ऑलवेज म्यू के की वैल्यू लेस देन क्या होगा, म्यू एस होगा। समझ ले बेटा, नहीं तो आएगा नहीं, फिजिक्स है ना, समझ जाएगी तो भूलेगी नहीं, और नहीं समझेगी तो आएगा भी नहीं। तो दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। ठीक, जैसे बायोलॉजी है, थोड़ा कम समझा तो रट लिया, अब भी बात बन गई। ठीक, या केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पोर्शन है, रट लिया तो भी थोड़ा काम चल जाता है, लेकिन समझे रहेंगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, और रटे रहेंगे तो आज रटेंगे, कल फिर भूल जाएंगे। ठीक, इसलिए ज़्यादा ट्राई करिए हर सब्जेक्ट को समझने का।
समझे रहेंगे ना तो आप क्या क्वेश्चन अगर क्या कहते हैं ना टेढ़ा मेढ़ा करके देगा तो भी आपका बन जाएगा, और अगर नहीं समझेंगे तो सीधा सीधा आ गया तो लग गया, अदरवाइज गायब। और कंपटीशन में सीधा सीधा बहुत कम आता है, थोड़ा सा ये भी ड्रॉबैक है ना, इसलिए आपको समझना क्या है जरूरी है। ठीक है जी, पक्का, अब ध्यान दिया करो। हाँ, तो बोला गया म्यूएस की वैल्यू 0.4 है बेटा, म्यूके की वैल्यू क्या है 0.3 है। अब हमने क्या किया, यहाँ से अगर रखा जाए बेटा तो एफ एस निकालोगे तो म्यूएस इंटू क्या होगा आर, इसी को एफ एस मैक्स हम लोग कह रहे हैं। ये हमेशा फार्मूले से मैक्सिमम वैल्यू देगा, जो म्यूएस इंटू आर करोगे ना उससे हमेशा कौन सा वैल्यू मिलेगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो ये आएगा म्यूएस इंटू आर, तो म्यूएस की वैल्यू देखो 0.4 है, आर की वैल्यू किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा ना। r की वैल्यू कितना होगा बेटा mg, तो r की वैल्यू mg हो गया, यानी 10 इंटू जी की वैल्यू हम लोग यहाँ 10 ले ले रहे हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जी की वैल्यू कितना ले लेते हैं 10 ले ले रहे हैं बेटा, 10 इंटू 10 मतलब 100 इंटू 4 दैट इज कितना आ गया 0.4 इंटू 40 हो गया। ठीक, तो 40 न्यूटन का मैक्सिमम हमें इस कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन है, कितना न्यूटन है 40 न्यूटन। अब कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में बेटा कि एक एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई किया गया, इस इफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू दी गई है वो 30 न्यूटन है, कितना न्यूटन 30 न्यूटन है। तो क्या बॉडी मोशन स्टार्ट करेगा, एक चीज और निकाल दें जिससे जो कंफ्यूजन होता है वो भी आपका। अब यहाँ पे अगर एफ के निकालोगे बेटा किसकी वैल्यू एफ के, तो क्या आएगा जी म्यू के इंटू आर आएगा ना, तो म्यू के इंटू आर, म्यू के की वैल्यू 0.3 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10 कितना न्यूटन आएगा 30 न्यूटन। हमने क्या किया, एक कंडीशन लिया, इस पे जो फोर्स अप्लाई किया कितने न्यूटन है 30। तो बोला क्या जा रहा बॉडी बेटा मोशन स्टार्ट करेगा या नहीं, बॉडी मोशन स्टार्ट होगा या नहीं, बॉडी में मोशन स्टार्ट होगा या नहीं, कितने लोग बताएंगे। हाँ हाँ जी, तो बॉडी में मोशन स्टार्ट होगा कि नहीं ये बताना है आपको। 30 न्यूटन फोर्स लगाया है, नहीं होगा। कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा, हाथ उठाओ, नहीं हो ले, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा, मोशन स्टार्ट नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं हो जाएगा वाले हाथ उठाओ। बाकी वाले कौन कैटेगरी है जी, हाँ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हाँ ठीक, अरे कुछ तो दिमाग लगाओ, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, यार कुछ तो आंसर आना चाहिए ना। ठीक, तो कुछ लोग बोले नहीं होगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा वाले आप पहले उठाए हो बेटा, आप बताओ क्यों ऐसा आप बोल रहे हो। खड़े हो जाओ, नहीं खड़े होके बोलते हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है हाँ? वो हमारे एक्सटर्नल फ्रिक्शन से ज़्यादा है। हाँ जी, तो जो हमारा एक्सटर्नल फ्रिक्शन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम के कारण उसको मतलब पूरा खींच नहीं पाएगा, इसलिए मूव नहीं करेगा मोशन। और कौन हाथ उठाया था भाई, हाँ जी आप क्या कह रहे हैं, इन्होंने जो कहा सुना आपने, सही है गलत। अच्छा, और कौन हाथ उठाया था, आपने भी उठाया था, नहीं आपने उठाया था। हाँ जी, इन्होंने जो बोला वो सही बताया या गलत, ये तो बड़ी गंदी बात है यार, जब भी कुछ बोला तो सुन लिया करिए। आप बताओ अपना वाला तब। जी जी हाँ, अच्छा मोशन नहीं, काइनेटिक वाला तो 30 ही है यार, 30 है तो 30 हमने लगा दिया। अच्छा आप बता दो, अगर बेटा यहाँ 30 की बजाय हम 35 लिए होते तो तभी नहीं मोशन होगा। अरे भाई यहाँ 30 है, हमने लगाया 35। हाँ मोशन करने पे लग रहा है। अच्छा, मोशन पे लग रहा है, बैठो बैठो बैठो, हाँ जी बैठिए। ठीक, देखो होता क्या बेटा ना, यही पॉइंट है मेन, कि जैसे ये जब चलना शुरू करेगा ना भाई, चलने के लिए कम से कम क्या 40 से स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए, मतलब मोशन के लिए जस्ट मोर देन 40 न्यूटन आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। 40 तो बैलेंस होगा, 40 पे चलने वाला होगा जिसे बोलते हैं हम लोग ना, जस्ट स्टार्ट टू मोशन, टेंडेंसी होगी अभी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक, तो 40 अगर लगाएंगे तो वो स्टार्ट होने वाला है, बस चला नहीं अभी। 40 से जैसे थोड़ा सा आप एक्सीड करोगे, बढ़ाओगे, वैसे तुरंत तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने लगाया कितना, 30 लगाया या 35 लगाया, मान लो 35 लगाया, इस डाउट को भी क्लियर करने के लिए यहीं पे डाटा बदल दिया हमने, 35 लगा दिया। आपका म्यू के का तो वैल्यू 30 है और म्यूएस की वैल्यू 40 है, तो कोई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा तो काइनेटिक से तो ज़्यादा ही है, तो चल जाना चाहिए।
बट बेटा चलने के बाद चलेगा कब? जब मोर देन 40 आप लगाओगे। कब? जब मोर देन हम लोग 40 लगाएंगे तब तो चलेगा ना, ठीक। और अभी हमने लगाया कितना बेटा? 35 न्यूटन। जब 35 ही लगाया तो चलेगा क्या? अभी चला ही नहीं। जब चला ही नहीं तो काइनेटिक की कंडीशन बनेगी क्या? भाई काइनेटिक की कंडीशन नहीं बनेगी ना, वो तो चल पड़ा होता तब काइनेटिक की कंडीशन बनती। तो अभी तो स्टैटिक फोर्स ही लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है, और जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तब तक बॉडी मोशन नहीं होगा उसमें। इसका मतलब बॉडी में मोशन स्टार्ट नहीं होगा, बॉडी डज नॉट क्या मूव, क्या स्टार्ट, यानी स्टार्ट मोशन, बॉडी में मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा। सेकंड फैक्टर, अगर बॉडी में मोशन स्टार्ट नहीं हुआ इतना फोर्स लगाने पे, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 40 लेंगे, 30 लेंगे, या इनका मीन वैल्यू 35 लेंगे, या कुछ और लेंगे। अगर मोशन नहीं स्टार्ट हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लेंगे हम? 40, 30, 40 में से 30 माइनस कर दो 10, या कुछ और क्या लिया जाएगा? जल्दी बताओ, इतना टाइम बहुत कम था। अजी 40 लेंगे। कितने लोग कह रहे हैं 40 लेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन? 40 लेंगे, हाथ उठाओ। 40 लेंगे। बताओ, गलत होने कोई बात नहीं है, टेंडेंसी आपके बताने की होनी चाहिए। मतलब हमेशा आप टेंडेंसी रखो क्या क्वेश्चन के आंसर देने की। अभी तो सुधारने के लिए आए हो ना यार, सुधरे होते तो यहाँ क्यों आते? भाई आपको अगर हर चीज आता होता तो यहाँ आने की जरूरत है क्या? हम क्यों आ रहे हैं? आप क्यों आ रहे हो? क्योंकि अभी हमें कुछ जरूरत है, जो हमारी चीजें नहीं क्लियर हैं, जो डाउट्स हैं, जो नहीं पढ़ा है, उसको हमें क्या करना, पढ़ना है, तभी तो यहाँ आ रहे हो। अगर सब आपको आता होता तो यहाँ दर्शन देने थोड़ी आते, है ना? क्यों आते भाई? ठीक। तो कंडीशन क्या है कि अभी हमें सीखना है, तो आप टेंडेंसी रखो बताने की, भले से गलत हो जाए। गलती पे आपको कोई पनिशमेंट नहीं है। ये नहीं कि आप जान जान के हम गलते बोलेंगे, ऐसा नहीं टेंडेंसी हो। आप सही बोलने की टेंडेंसी रखो, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं है, बट बोलने की टेंडेंसी रखिए। अगर आप एकदम साइलेंट मोड में रहोगे तो सीख नहीं पाओगे। इसलिए जब भी पूछा जाए तो आप ये आपकी क्या प्रयास हो कि हम आंसर देंगे, राइट होगा, बहुत बढ़िया है, नहीं होगा यार समझ तो लेंगे ना। अगर आपने कुछ ऐसा में बोला ही नहीं तो सब ऐसे ही है, ठीक। तो इसलिए टेंडेंसी रखिए बोलने की। चलो देखो, तो 35 है बेटा। एक लोग ने बोला कि 40 न्यूटन होगा, और कौन 40 वाले हैं? अभी 40 वाले हाथ उठाओ। 40 वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। 1 2 अभी हो, उठा दो। चलिए 40 वाले अभी हो, तब शर्माते क्यों? जो हाथ उठाओ, है ना। अच्छा 30 वाले कितने लोग हैं? 30 वाला डेवलप होगा। अदर देन 40 एंड 30 ऐसे कितने लोग हैं? 40 और 30 के अलावा कुछ? हाँ जी, नहीं बताओगे? आ रहा तो बताओ बेटा, बताओ। हाँ 5। अच्छा खड़े हो जाओ एक बार। अच्छा 5 होता, अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स उसमें 5 लगता, और फोर्स आपने 35 लगा दिया, तो बॉडी मूव नहीं कर जाती। पूछ रहे थे कि हो रहा है इसमें ये वो क्या ना एक्सटर्नल फोर्स हमारा 30 लग रहा है, 35 लग रहा है, और हमारा जो एफएस की वैल्यू है वो हमारा 40 है। 40 है। तो दोनों में मतलब माइनस करके जैसे कि होता है 40 माइनस 35 तो 5 तो बचेगा एफएस की वैल्यू 55। नहीं, नेट यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा ये पूछो। नेट फ्रिक्शन हाँ नेट फ्रिक्शन फोर्स 40। सुनिए, आपने स्टेटमेंट क्या लिखा अभी जरा पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए। पढ़िए अभी पढ़िए, सब लोग पढ़िए, ऐसा नहीं कि खाली एक को नहीं पढ़ना, सब लोग पढ़ लिए क्या लिखा हुआ उसमें। पेन उठा बेटा, देखो पेन गिरा हुआ है, किसका है? सब लोग पढ़ लीजिए क्या स्टेटमेंट लिखा है। हाँ बोला गया इफ अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी विल बी लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, देन फ्रिक्शन फोर्स डेवलप ऑन द बॉडी विल बी क्या ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। क्या आप समझ लो, अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है बेटा, अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कैसा है, अगर वो कम है, यानी एफएक्स मैक्सिमम से अगर वो कम है, तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही डेवलप होगा जितना आपने फोर्स अप्लाई किया है। जैसे मान लो, आप समझ लो ऐसे, अगर ये 35 न्यूटन होता और इधर 40 न्यूटन डेवलप हो जाता, तो नेट फोर्स किधर लगने लगता? इधर ना। तब तो बॉडी आज चलने लगती पीछे की तरफ,
भाई हमेशा बॉडी की टेंडेंसी होती है जिधर नेट फोर्स लगेगा उधर वो चलेगी। कोई भी ब्लॉक है, कोई भी गाड़ी है, कोई भी बॉडी है, उसकी टेंडेंसी होती है बेटा जिधर भी उस पर नेट फोर्स लगेगा वो उधर की तरफ ही चलेगी। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पे 35 हमने अप्लाई किया और आपने यहाँ पे 40 अप्लाई कर दिया, डेवलप हो गया, तब तो क्या चलता है, ये पीछे की तरफ चलता। ठीक, अगर हम यहाँ 10 अप्लाई करते तो भी यहाँ 40 अप्लाई होता, तो यह और तेजी पीछे की तरफ चलता। यहाँ 1 अप्लाई करते, यहाँ 39 डेवलप 40 डेवलप होता तो और तेजी चलता। तो हम लोग गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाते या आप साइकिल में पैडल नहीं मारते, क्या करते हैं, साइकिल खड़ा करते हैं, आगे से कहते भैया पीछे की तरफ धक्का मारो, तो थोड़ा सा एक बच्चा ऐसे धक्का दे देता और गाड़ी का फ्रिक्शन किधर लगता, आगे गाड़ी चलने लगती है ना। तो ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, ऐसा होता तो फ्यूल प्रॉब्लम खत्म हो जाती यार। सब लोग घर पे बाहर गाड़ी निकालते, आगे वाले से कहते ये थोड़ा धक्का दे दो, गाड़ी अपनी चलती। फ्रिक्शन हमेशा रोकता है, कभी भी वो मोशन नहीं कराता। फ्रिक्शन की टेंडेंसी ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा बॉडी के मोशन का अपोज करता है, कभी सपोर्ट नहीं करता है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, नेवर क्या सपोर्ट द मोशन ऑफ बॉडी, कभी भी सपोर्ट नहीं करता बेटा। तो उस केस में अब हमें 35 न्यूटन नहीं 35 न्यूटन हमने उसको पुल करने के लिए अप्लाई किया, तो इसका मतलब इसको रोकने के लिए क्या करेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी कितना डेवलप होगा, 35 ही डेवलप होगा, तभी तो भी चलेगा नहीं। 40 डेवलप हो जाता पीछे तो पीछे भाग जाता। ठीक, तो यानी कि जब तक बॉडी में जो अप्लाइड फोर्स है वो बेटा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तब तक हमेशा जो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा वो अप्लाइड फोर्स से क्या होगा, बराबर होगा। तो कहा जाए यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा, 35। अगर हम यहाँ 5 न्यूटन लगाते तो यहाँ पे 5 डेवलप होता, यहाँ पे हम लोग 38 लगाते तो 38 डेवलप होता, 39 लगाते तो 39 डेवलप होता, 40 लगाते तो 40 डेवलप होता। अब 40 तक पहुंच गए हम लोग, एक्सटेट कर गया ना मैं पीक वैल्यू तक। अब जैसे ही 40.1 न्यूटन आप लगाओगे, कितना, अगर आपने 40.1 न्यूटन लगा दिया तो बॉल ब्लॉक क्या करेगा, चलना शुरू करेगा। जैसे चलना शुरू करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तब 40 नहीं लगेगा, जब कितना 30 न्यूटन लगने लगेगा। इसका मतलब 0.1 का भी अगर हमने इंक्रीजमेंट किया तो बॉडी पे मोशन स्टार्ट हो गया। अब मोशन होने के बाद आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, 30 हो गया, यानी 10 न्यूटन का इंक्रीजमेंट मिल गया ना। वही जो 10 न्यूटन आपको एक्स्ट्रा बना बचा, वही हमारा क्या करता है चलते समय, इसीलिए आपको कम फोर्स की जरूरत पड़ती है चलाने के लिए। जो फोर्स आपका होता है जब एक बार चल जाती है तो कम फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो वही दोनों डिफरेंस किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और लिमिट किसका, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उनके डिफरेंस के बराबर हमें एक सपोर्टिव फोर्स इनडायरेक्टली मिलता है। तो इसीलिए आप कम फोर्स लगा के भी गाड़ी को क्या कर लेते हैं, सीधी वे में चला लेते हैं, या फ्यूल तब कम लेने लगता है। जैसे अगर आप चल रहे हो गाड़ी, बार बार आप ब्रेक ले रहे हो, रोक रहे हो, फिर चला रहे हो, रोक रहे हो, चला रहे हो, तो उसका क्या होता है, माइलेज जो होता है वो घट जाता है। और गाड़ी जब स्मूथली एक स्पीड से चलती रहती है तो आपकी माइलेज ज्यादा होती है। इसीलिए जिन रोडों जो रोड स्मूथ अच्छे होते हैं वहाँ पे गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है, और जब गड्ढे वाले रास्ते हम लोग चलते हैं तो क्या करते हैं, काफी कुछ घट जाता है। ठीक, तो ये कंडीशन आपका ये हो गया, इसके लिए हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। बातें समझ में आ गई। तो इस केस में इन दिस कंडीशन स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप्ड ऑन द क्या बॉडी विल बी इक्वल टू किसके, अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, यानी कि एफ स्टैटिक इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इक्वल टू कितना, 35 न्यूटन। बात समझ में आ गया, पॉइंट नोट कर लीजिए, समझ गया सब लोग, ऐसे बना के आप भी नोट कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए जल्दी करिए।
ओके बेटा, हाँ जी, बॉडी विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। ये इन दिस कंडीशन स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। आगे बढ़ाना चाहो तो लिख लो अप्लाइड ऑन इट। एक्सटर्नल फोर्स यहीं लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा अप्लाइड ऑन इट, लिख दें। एक्सटर्नल फोर्स applied on it, that is Fs इक्वल टू F एक्सटर्नल, ये इक्वल टू हो गया 35 न्यूटन। 35 क्या हो गया न्यूटन। Fs की वैल्यू F एक्सटर्नल के बराबर होगा और वही वैल्यू हमारा कितना हो गया 35 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक, हो गया भाई, आगे लिखिएगा। तो एक काइनेटिक हो गया, दूसरा क्या लिख लिया बेटा आपने स्टैटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कंडीशन में आ गया। चलिए अब डिफरेंट कंडीशंस हम लोग फ्रिक्शन की बात करेंगे। ठीक, देखिएगा अब क्या क्या है बेटा। हाँ जी, एक टर्म और लिख लीजिए इसी समय, नहीं तो बाद में बताते। लिख लीजिए रोलिंग फ्रिक्शन भी लिख लीजिए। रोलिंग बेटा ROLLING, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अब इसको समझ लीजिए। इसमें देखो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है क्या होगा आपका, जो रोलिंग फ्रिक्शन आपका होता है, ठीक, ये ऑलवेज मिनिमम वैल्यू आपकी होती है किसी दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस में फ्रिक्शन के लिए। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो किसी भी दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी मिनिमम वैल्यू आपकी होती है। कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो कहा जाए अगर कौन सा सबसे कम होता है बेटा, जैसे स्टैटिक और काइनेटिक में बोलेंगे तो काइनेटिक स्टैटिक से कम हुआ। काइनेटिक का एक सब कैटेगरी है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, अरे भाई रोलिंग फ्रिक्शन तभी लगा जब बॉडी चल रही होगी ना, रोल करेगी तभी तो। इसीलिए जितनी भी व्हीकल्स आपकी होती हैं, जितनी भी व्हीकल्स है, जितना भी रोटेटिंग ऐसे हमारी बॉडीज होती हैं, सभी पे बॉल बियरिंग सिस्टम लगाया जाता है। ठीक, जैसे साइकिल में है, गाड़ी में, आप देखो वाल्स एंड बियरिंग, ठीक, जिसे बैरिंग हम लोग बोल लेते हैं कॉमन लैंग्वेज में अपने यहाँ, तो वो लगा होता है। उसमें देखो छोटे छोटे वाल्स लगे होते हैं, ठीक, गोलियां जिसे कह लेते हैं। और एक क्या जिसमें वो फिट होता है उसे हम लोग क्या बेयरिंग बोलते हैं, बॉल बियरिंग। ठीक, तो उससे क्या होता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू को आप लोग रिड्यूस करते हो। किसकी वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज किया जाता है। जैसे मिनिमाइज करने के और भी तरीके हैं, आप ग्रीसिंग कर देते हैं, आयलिंग कर देते हैं, स्मूथनेस बढ़ा देते हैं। ठीक, जैसे कैरम खेलते हैं ना तो बोर्ड पे क्या करते हैं, पाउडर लगा देते हैं। तो पाउडर क्या करता है, उसको अच्छा दिखता है, हाँ, ठीक, वो अच्छा दिखाने के लिए नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू को घटाने के लिए हम लोग लगाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही बेटा जो आपकी होती है गाड़ियां होती हैं उसमें जो बॉल बियरिंग्स लगाए जाते हैं जिससे कम फोर्स अप्लाई करके हम गाड़ी को आसानी से क्या कर सकें, मूव करा सकें। यानी कि मिनिमम फोर्स अप्लाई करके आपको व्हीकल्स को या जो हमारी गाड़ी है उसको क्या करा सके, मूव करा सके, उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक, तो रोलिंग मोशन में ऐसे आप बोलेंगे, रोलिंग मोशन में जो आपका क्या होता है, अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है, उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। तो लिख लीजिएगा द अपोजिंग फोर्स डेवलप, द अपोजिंग फोर्स डेवलप
on a body, the opposing force develop on a body, opposing force develop on a body, opposing force develop on a body during opposing force develop on a body during rolling motion of the body, during rolling motion of the body, opposing force develop on a body during क्या rolling motion of the body। लिखिएगा it is क्या लीस्ट मतलब मिनिमम सबसे कम, इट लीस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ये लीस्ट मतलब कम बेटा, LEST, लीस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, लीस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ठीक, जैसे आप ऐसे एग्जांपल ले लो बेटा, आपकी साइकिल है ना, अगर साइकिल को आप लॉक कर दीजिए, ठीक, या दोनों ब्रेक आप लगाइए, उसी साइकिल को अगर आप खींचिए तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन जब आपकी क्या होती है, वो खुली होती है, ओपन होती है, बिना ब्रेक के आपका, तो आसानी से आप रोल करके उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। ठीक, आप बड़े बड़े लकड़ी के क्या होते हैं, जो गुटके होते हैं, बड़े बड़े जो आपके क्या होते हैं पिलर्स होंगे, उनको भी हम रोल करके एक जगह से दूसरी जगह दो लोग आराम से शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन उठाना हो तो पता 20 आदमी नहीं उठा पाएगा। आपके ट्रक होते हैं, लोडेड गाड़ियां हैं, जैसे गाड़ी खराब, मान लो 4 व्हीलर है, गाड़ी खराब हो गई इंजन, ठीक, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर उस गाड़ी को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, या खींच के, यानी कि उसके व्हील्स को निकाल दिया, खींच के ले जाना हो, तो काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि व्हील के सहारे से हम लोग क्या करते हैं, रोल कराते हैं बड़े आसानी से। अगर गाड़ी रोड पे है, कोई भी 4 व्हीलर हो, 2-4 लोग आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह पुल कर लेते हैं, पुश कर लेते हैं, हो जाता है ना। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, रीजन क्या हो रहा है, इजीली पुलिंग या पुशिंग क्यों हो जा रही है, ड्यू टू रोलिंग मोशन। रोलिंग फ्रिक्शन इज क्या, मिनिमम। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है अदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी कि उनसे क्या होता है, लेसर होता है। तो लेसर होने की वजह से आसानी से रोल कर जाता है, तो रोल कर देते हैं। इसीलिए जिस भी ऑब्जेक्ट को, जो भी आपकी बॉडी है, अगर हमें वन प्लेस टू अदर प्लेस क्या करना है, शिफ्ट करना है, तो उस कंडीशन में सबसे ईजियर, या किसी भी चीज़ को रिवॉल्व करना है, रोटेट करना है, तो हमेशा वहाँ पे हम लोग मोस्टली बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करते हैं। ठीक, उससे आपको मिनिमम एनर्जी क्या इन्वेस्ट करके आपको मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ फैन चल रहा है, अगर फैन में जो भी यहाँ पे रोलिंग के लिए आपको सिस्टम लगाया गया है, ठीक है, एक तो सॉकेट सिस्टम पे होता है, एक बॉल बेयरिंग सिस्टम पे, ज़्यादातर बॉल बेयरिंग सिस्टम पे होते हैं। तो अगर बॉल बेयरिंग से इसको निकाल दिया जाए, ठीक, उस केस में इसको रोटेट होने के लिए आपको इसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक, जबकि यहाँ पे बड़े आसानी से क्या कर रहा है, वो रोटेट हो रहा है। तो जो भी रोटेशनल मोशन हम लोग कराते हैं, उन सब में आपका जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है बेटा, उसी को हम लोग टर्म देंगे क्या, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। याद रहेगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग लेते हैं, उसी की एक कैटेगरी होती है, लेकिन ये डेवलप ओनली कब, रोलिंग कंडीशन में अप्लाई होता है। जैसे मान लो ये मार्कर, ये पेन है, हमने यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा पुश कर दिया, आराम से मूव कर रहा है। लेकिन इसी पेन को अगर हमें खींच के लाना है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, रिस्पेक्टिवली लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। उसी सरफेस पर अगर हमें क्या करना है, पुल करके ले जाना है, तो रिलेटिवली आपको लार्ज फोर्स की क्या हो रही है, नीड हो रही है। तो कंडीशन इसका मतलब होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी सरफेस पे आपको कहा जाए पुलिंग इजियर होगा, ठीक, यानी पुल करके अगर आप स्लाइडिंग, पुलिंग ना कहो, यहाँ स्लाइडिंग इजियर होगा या रोलिंग इजियर होगा, तो क्या बोलोगे आप, रोलिंग इज इजियर फॉर ए कॉन्टैक्ट सरफेसेस टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, या स्लाइडिंग इज इजियर। स्लाइड करना मतलब खींचना, खींचना मतलब घसीटते। जैसे मान लो ये हम यहाँ से यहाँ तक क्या इसको मूव करा रहे हैं इस तरह से, और इसको हमने यहाँ से रोल करा दिया, तो रोलिंग किसी बॉडी का किसी सरफेस पे आसान होगा या स्लाइडिंग आसान होगा। तो याद रखेंगे, अगर कोई बॉडी है, लेकिन हर बॉडी बेटा रोल नहीं कर सकती है। कंडीशन ये है कि रोलिंग होने के लिए बॉडी का स्पेसिफिक क्या शेप होना चाहिए भाई, या तो स्फेरिकल शेप हो, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप हो, रिंग शेप का हो, ठीक। तो ये पर्टिकुलर जब शेप का रहेगा तभी हमारा क्या होगा, वो रोल कर सकता है। हर ऑब्जेक्ट आपका रोल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जितनी भी व्हीकल सिस्टम होते हैं, उनकी सारी के क्या व्हील्स जो होती है कैसे बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती है, किस शेप की, अरे भाई व्हील्स किस शेप की होती हैं, सर्कुलर शेप, रिंग शेप की बनाई जाती हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं उसको क्या स्क्वायर शेप का बना देंगे और उसको चलाएंगे, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जहाँ पे भी रोलिंग का कॉन्सेप्ट आपका होता है, वहाँ पे हमेशा
हम उसका शेप इस टाइप से डिजाइन करते हैं जो इजीली क्या करे, रोल कराया जा सके, ठीक। अदरवाइज दूसरा जो टर्म आता है उसे हम टपलिंग कहते हैं। जैसे ये है ना डस्टर है बेटा, अब ये रोल करेगा क्या, यहाँ रोलिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसे हमें टपल करते हैं। जैसे इधर से उठाया इधर गया फिर गया, तो इसे क्या कहेंगे आप, टपलिंग कहते हैं। पलटना जिसे कहते हैं हिंदी में, मतलब पलट पलट के ले जाना, वो अलग है, रोल करा के ले जाना वो अलग है, ठीक। तो टपलिंग में हमें लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इन कंपेरिजन टू क्या, रोलिंग, ठीक। तो नीचे लिखिएगा क्या लिखा है बेटा, नेक्स्ट ऐसे पॉइंट बना के आगे नोट कर लो। देखिए रोलिंग इज मोर इजियर, rolling is more easier than rolling is more easier than ठीक क्या, स्लाइडिंग। रोलिंग इज मोर इजियर देन स्लाइडिंग। रोलिंग जो आपका होता है वो स्लाइडिंग की तुलना में ज़्यादा आसान होता है। रोलिंग इज मोर इजियर देन स्लाइडिंग, ठीक। ये कंडीशन आपका होता है। अगर कहा जाए कोई बॉडी को रोल करना आसान होगा बेटा या स्लाइड कराना, तो आप बोलोगे क्या, रोलिंग। देखो यहाँ पे आपको कंडीशन है बॉल बियरिंग्स का, क्या है, बॉल बियरिंग्स है, ठीक। तो ये बॉल जो आपके होते हैं ना, ये इस कंडीशन में क्या करता है, उनके कॉन्टेक्ट सरफेस यानी कि उसको इजीली क्या करता है, वहाँ पे रोल कराता है, उसको इजीली क्या कराएगा, रोल कराएगा। और जब रोलिंग आपकी हो रही है तो उस कंडीशन फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो ये कंडीशन आपकी होती है रोलिंग का, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग कल आगे इसमें बात करेंगे डिफरेंट कंडीशंस में फ्रिक्शन फोर्स कैसे डेवलप होता है, क्या अप्लाई होता है। कल मतलब नेक्स्ट पीरियड जब भी आपका आता है, मंडे आगे नेक्स्ट उसमें, ठीक। तो उस केस में आपका वहाँ पे कैसे फ्रिक्शन का हम लोग अप्लीकेशन करते हैं। तो अगले लेक्चर में आपका वो होगा, अलग अलग डिफरेंट केसेस में फ्रिक्शन का क्या रोल होगा, कैसे हमें उसमें कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा सा अगर आपके पास बोर्ड वाले बुकों में तो बहुत शार्ट में है, खाली इतनी कहानी इतनी भी नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आपकी क्या कोई साइड बुक होगी तो उसमें आपका थोड़ा सा डिटेल में मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव बुक होंगे तो उसमें अच्छा खासा मिल जाएगा। तो जो भी आपके पास बुक है थोड़ा सा तब तक क्वेश्चंस जनरल जो है वो कर लीजिएगा और फिर आपका क्या लगा लीजिए। दूसरी चीज़ भैया, आप लोग अपनी रोज बोला जा रहा है कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए, ठीक। जैसे कुछ लोग आते हैं एक दिन तो 2 दिन गायब होंगे, फिर 2 दिन आएंगे, फिर 2 दिन गायब होंगे, ठीक है। तो आपको बोला गया भैया क्राइटेरिया आपका 35 का है मिनिमम। आप लोग अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए यानी क्लासेस को क्राइटेरिया मिनिमम कितनी 35 की है, वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक। वो क्या होना चाहिए, आपका फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आपको फ़ायदा उठाना है, ठीक, तो इतनी चीज़ें आप मिनिमम रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो लोग हैं, अगर किसी के बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो अलग फैक्टर है। अदरवाइज ऐसा नहीं आज हमको सब छींक आ गया तो इसलिए नहीं आया, हमारे यहाँ तो बूदियाँ पड़ गई तो इसलिए हमने नहीं आया, ठीक। मित्र का क्या बर्थडे था तो इसलिए नहीं आया। कोई भी मित्र काम नहीं आता है, जब आप कुछ बन जाओगे तभी आएगा, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ने को कंसंट्रेट करिए, ठीक है, और रेगुलर रहा करिए। बाकी जो ऐसे मित्र आप लोग के हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं, क्या तो भैया पढ़ोगे तो इतना तो बन ही जाओगे किसी न किसी काम लायक। MBBS डॉक्टर नहीं बने लेकिन कुछ तो आप बन ही जाओगे, ठीक। तो MBBS बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत करेंगे तो भी बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि वो बनने के लिए दूसरा कोई आता है आप ही जैसे लोग हैं, ठीक। तो जो रेगुलर मेहनत करता है वो भी बनता है। तो इसलिए थोड़ा सा रेगुलर रहिए और घर पे पढ़ते रहिए, ठीक, घर पे पढ़ते रहिए, ठीक। बेटा ये आप कर दीजिए, कैमरा आप करिए।